नमस्कार। एक सवाल जो अक्सर उठता है वो ये कि क्या हमारी शिक्षा हमें असल दुनिया के लिए, नौकरियों के लिए तैयार कर रही है? हाँ, ये एक अहम सवाल है। और शायद इसी का जवाब देने की एक कोशिश है ये नई शिक्षा नीति, मतलब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। जी। आज हम एक स्रोत, नई शिक्षा नीति, रोजगार और नवाचार को बढ़ावा के आधार पर इसी NEP 2020 के असर को समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, मतलब ये देखेंगे कि ये नीति कैसे रोजगार, इनोवेशन और ग्लोबल लेवल पर कंपटीशन में मदद करने के लिए बनी है। बिल्कुल, तो मकसद यही है कि समझें कि ये कैसे काम करेगी। और देखिए, ये समझना जरूरी है कि ये कोई रातों रात वाला बदलाव नहीं है। हाँ, वो तो है। इसे धीरे धीरे लागू किया जा रहा है। जोर प्रैक्टिकल चीजों पर है, इंडस्ट्री और एकेडमिक जगत के बीच तालमेल पर, और छात्रों को मल्टीपल करियर के लिए तैयार करने पर। अच्छा, तो सबसे पहले इसी पर आते हैं, रोजगार पाने की काबिलियत और फ्लेक्सिबिलिटी। इसमें ये 4 साल वाली डिग्री प्रणाली काफी इंटरेस्टिंग लग रही है। हाँ, ये 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम, जहाँ छात्र बीच में सर्टिफिकेट लेकर निकल सकते हैं और चाहे तो बाद में वापस आकर डिग्री पूरी कर लें। तो क्या ये बस किसी भी तरह की नौकरी पकड़ने के लिए है? नहीं, वैसा नहीं। मतलब यहाँ सोच थोड़ी अलग है। ये उन छात्रों के लिए अच्छा है जिन्हें शायद बीच में पढ़ाई छोड़नी पड़े। उन्हें एक फॉर्मल रिकॉग्निशन मिल जाता है। अच्छा, हाँ। और ये अलग अलग करियर चुनने का रास्ता भी खोलता है। मकसद कम वेतन वाली नौकरियों में धकेलना नहीं है। इसीलिए तो वोकेशनल ट्रेनिंग और इंडस्ट्री इंटर्नशिप पर इतना जोर है, ताकि किताबी ज्ञान के साथ प्रैक्टिकल अनुभव भी हो। बिल्कुल, अनुभव बहुत जरूरी है। और कुछ आंकड़े भी हैं शायद इसके सपोर्ट में। करीब 167 यूनिवर्सिटीज और 59 कॉलेज ये 4 साल वाली डिग्री शुरू कर चुके हैं, है ना? जी हाँ, और कई जगहों पर मल्टी डिसिप्लिनरी प्रोग्राम भी चल रहे हैं। मतलब एक साथ कई विषय पढ़ने की छूट। हाँ। और इंटर्नशिप के मौके भी बढ़े हैं। करीब 197 यूनिवर्सिटी और 93 कॉलेजों में लाखों छात्रों को इंटर्नशिप मिल रही है। लाखों? हाँ, करीब 3 लाख से ज्यादा ग्रेजुएशन वाले और लगभग 59,000 पोस्ट ग्रेजुएशन वाले। डिप्लोमा वालों या ड्रॉपआउट्स के लिए भी अप्रेंटिसशिप का इंतजाम है, सरकारी स्टाइपेंड के साथ। ये तो अच्छी बात है। और रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए, मतलब R&D, उसके लिए भी करीब 242 यूनिवर्सिटी और 113 कॉलेजों में स्पेशल सेल बनाए गए हैं। रिसर्च और इनोवेशन की बात चली है तो एक आंकड़ा तो कमाल का है, पेटेंट का। हाँ, वो पेटेंट वाला आंकड़ा तो वाकई। हायर एजुकेशन संस्थानों ने 2021-22 में 7,405 पेटेंट फाइल किए थे और 2022-23 में ये बढ़कर 19,155 हो गए, मतलब 158% की बढ़ोतरी। बिल्कुल, ये बहुत बड़ा जंप है। और ये अकेला अच्छा संकेत नहीं है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स को ही देख लीजिए। हाँ, उसमें क्या है? भारत की रैंक पिछले दशक में 76वें से सुधरकर 39वीं हो गई है। अरे वाह, 76 से 39। और इसके पीछे कई कारण बताए जा रहे हैं, जैसे ANRF एक्ट 2023 है रिसर्च फंडिंग के लिए, AICTE की आइडियल लैब्स हैं, स्पार्क स्कीम है 28 देशों के साथ मिलकर रिसर्च के लिए, और अपनी भारतीय ज्ञान प्रणाली मतलब IKS पर भी फोकस है। और दुनिया भर में भारतीय संस्थानों की पहचान का क्या? ग्लोबल रैंकिंग्स में कुछ सुधार है? हाँ, उसमें भी है। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग के टॉप 500 में अब भारत की 11 यूनिवर्सिटीज हैं। अच्छा। और QS एशिया रैंकिंग 2025 में तो भारत के सबसे ज्यादा विश्वविद्यालय शामिल हैं। 163? जी। ये तो बहुत है। जी, और इतना ही नहीं, अलग अलग सब्जेक्ट्स की टॉप 50 ग्लोबल रैंकिंग में भी 10 भारतीय संस्थान हैं, जिनमें IITs, IIMs जैसे बड़े नाम शामिल हैं। तो हाँ, ग्लोबल लेवल पर भी पहचान बढ़ रही है। चलिए, अब सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं, रोजगार, नौकरियों के हालात का क्या? ये तो हमेशा से ही एक उलझा हुआ मुद्दा रहा है। सही कहा। इसमें कई फैक्टर्स होते हैं, इंडस्ट्री साइकिल, ग्लोबल ट्रेंड्स, कोविड के बाद की रिकवरी। हाँ। और ये दस्तावेज भी मानता है कि 2004-05 से 2017-18 के बीच पढ़े लिखे युवाओं, खासकर महिलाओं के रोजगार में कमी आई थी। लेकिन 2018-19 के बाद से लगातार बढ़ोतरी दिख रही है। 2023-24 के आंकड़ों के अनुसार 15 से 29 साल के युवाओं में रोजगार दर पुरुषों के लिए 53.4% और महिलाओं के लिए 22.7% तक पहुंच गई है। तो एक पॉजिटिव ट्रेंड दिख रहा है हाल के सालों में। जी। और इसमें एक और खास बात जो ये स्रोत बता रहा है वो है अच्छी नौकरियों का बढ़ना, मतलब फॉर्मल जॉब्स। हाँ, बिल्कुल, रेगुलर सैलरी वाली नौकरियों का अनुपात बढ़ा है, खासकर पुरुषों में 17.2% से बढ़कर करीब 24.88%। अच्छा। और जो अस्थायी कम वेतन वाली नौकरियां हैं उनमें कमी आई है,
NSS और PLFS के आंकड़े यही दिखाते हैं। महिलाओं में ये कमी तो काफी ज्यादा है, 30.31% से घटकर 16.68% रह गई है। ओह, ये तो बड़ा बदलाव है। हाँ, और कुल मिलाकर भी ये आंकड़ा 28.85% से 19.83% पर आ गया है। तो मतलब लोग अब ज्यादा परमानेंट और शायद बेहतर नौकरियों की तरफ जा रहे हैं। इस विश्लेषण का निष्कर्ष तो यही है, और इसे NEP की प्रैक्टिकल और इनोवेशन वाली शिक्षा से जोड़ के देखा जा रहा है। तो संक्षेप में कहें तो इस विश्लेषण के अनुसार NEP 2020 प्रैक्टिकल स्किल्स, फ्लेक्सिबिलिटी, इनोवेशन और ग्लोबल कनेक्शन पर फोकस कर रही है। जी। और इसके नतीजे जैसे पेटेंट फाइलिंग बढ़ना, इनोवेशन रैंकिंग सुधरना और नौकरियों का फॉर्मल होना इन क्षेत्रों में दिखने भी लगे हैं। हाँ, ये दस्तावेज तो यही तस्वीर पेश करता है कि शिक्षा में हो रहे इन बदलावों और बेहतर पक्की नौकरियों के बीच एक सीधा लिंक बन रहा है। लेकिन सवाल वही है। हाँ, सोचने वाली बात यह है कि जैसे जैसे NEP और गहराई से लागू होगी, क्या शिक्षा और रोजगार का ये पॉजिटिव रिश्ता, क्या ये बना रहेगा, कितना टिकाऊ होगा? ये तो भविष्य ही बताएगा। खैर, आज की चर्चा के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।